अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, साल 2024 अपनी तमाम तर सफ़ाकियों, साजिशों, सानहों और अलमियों के साथ अब आखिरी दमों पर है और साल 2024 मुल्क में पहली सियासी बेयकीनी से ही शुरू हुआ और इसी हंगामा खेजी के साथ अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात साल की बड़ी तब्दीलियां लेकर आए और इंतखाबात के नताइज ने न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि जो आवाम थी उसको भी अदम इत्मीनान का एहसास से दो चार कर दिया। मुल्क में मुजाहरों और एहतजाजों का एक तवील सिलसिला जारी रहा। पूरे मुल्क में ही एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ख़ास तौर पर शहर कायद में एहतजाज बहुत ज़्यादा रहा। हर गली हर मोहल्ले में कभी बिजली का एहतजाज, कभी गैस का के लिए एहतजाज, कभी पानी की अदम दस्तियाबी के लिए एहतजाज। मतलब ये साल जो था ये मुजाहरों और एहतजाज का अगर साल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दहशतगर्दी और कबायली झगड़ों ने हुकूमत की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा किया और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और उसमें जो शरपसंद अनासर थे उनको जहन्नुम हासिल किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दों के मरकज़ रहे, जबकि सिंध में ख़ासतौर पर कराची में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। आगाज़ तो हो गया, इख्तिताम कब होगा ये भी जानने की बड़ी ज़रूरत है और नए आने वाले साल के लिए जो प्लान्स हैं सिंध हुकूमत के वो क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। तर्जमान सिंध हुकूमत मोहम्मद अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है अपने प्रोग्राम में, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली राशिद साहब। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली राशिद साहब, साल 2024 अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, 2-4 दिन रह गए हैं, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैसा रहा ये साल सिंध हुकूमत के लिए? क्या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस तो वसी थे और काफ़ी चीज़ें मामलात रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब रहे और काफ़ी चीज़ों को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। चाहे वो डेवलपमेंट हो कराची शहर की, सिंध की, ट्रांसपोर्ट हो, दीगर मसाइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर बहुत काम हुए। हेल्थ केयर पे बड़ा काम हुआ। चैलेंजेस जो होते हैं, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसे आपने देखा वो रही पूरे मुल्क में। और जब ऑब्वियसली मुल्क में कोई किसी चीज़ का इम्पैक्ट होता है तो वो हर जगह होता है, हर सूबे में होता है, मगर उसको हमने न्यूट्रलाइज किया और बाकी दीगर सूबों से सिंध की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो गए, क्योंकि जो सिंध की आवाम है, ख़ासतौर पर शहर कायद के जो वासी हैं, उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है। जितने एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला इस साल जारी रहा, कहीं पर गैस का मसला दस्तियाबी का, कहीं पानी की दस्तियाबी का मसला, कहीं पे बिजली का मसला, मतलब आवाम को हर वक्त किसी ना किसी, हर रोज़ किसी ना किसी मसले का सामना रहा। तो इसके लिए क्या इक़दामात किए? अब नए आने वाले साल के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? क्या 2024 जैसा ही 2025 भी रहेगा या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखें, कराची जो शहर है वो बहुत बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जो शहर मुल्कों से भी बड़ा है। पॉपुलेशन को देख लें, साइज को देख लें, और जैसे इसकी डेवलपमेंट और उसकी प्लानिंग है वो 13 डिफरेंट इदारे हैं जिनके अंडर आती है। अगर आप कराची शहर को देख लें, इंतजामिया सिर्फ उसकी KMC के अलावा, सिंध हुकूमत के अलावा फेडरल के काफ़ी इदारे हैं, यहाँ KPT लैंड्स हैं, यहाँ कंटोनमेंट है, DHA है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप शहर फैसल पे जाएं तो फैसल जो रोड एयरपोर्ट से आ रही होती है वो फैसल कंटोनमेंट की होती है, जो एयरपोर्ट जा रही होती है वो KMC की होती है। मगर सारा मलबा जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सिंध हुकूमत पे गिराया जाता है और शहरी हुकूमत पे। मगर हम शहर को भी ओन करते हैं, सूबे को भी ओन करते हैं, उस मुल्क को भी ओन करते हैं, तो हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे। और बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, मगर हम अपने काम पे लगे रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कराची शहर से भी पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा मैंडेट मेयर कराची के तौर पे मिला है और दीगर वाहिद जमात है जिसकी सीटें माजी के
जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बढ़ी हैं। और देखिए, मैं बैठ के यहाँ अपनी पार्टी की साइड ले सकता हूँ, हुकूमत की साइड ले सकता हूँ, आप तनकीद कर सकती हैं, मगर असल फैसला इसका जो होता है वो आवाम करती है, और वो करती है जब इलेक्शन होता है। तो आप तसलसल से देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ तो हम सही काम कर रहे होंगे, जो लोग में हमारी मकबूलियत बढ़ रही है, दीगर पार्टीज को लोग छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। आपको मैं ही बताऊं, आपने सबसे ज्यादा एहतजाज इस साल में हुए, इस साल में कराची शहर में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ के नए वर्कर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पीपल्स पार्टी है, जिसमें लोग आए हैं। तो कुछ देख के ही आ रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, काम हो रहा है। और मैं नहीं कहता है कि सब अच्छा है, बेहतरी की गुंजाइश है, मगर रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और इंशाल्लाह करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और 25 जो है इससे भी बेहतर होगा 24 से। ठीक ठीक, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश जरूर होती है। अच्छा, आपने इदारों की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे इदारे हैं, 3.5 करोड़ से जायद की आबादी का ये शहर, एक छोटा सा मुल्क ही, जैसा कि आपने भी फरमाया, ठीक कहा आपने, इतने इदारे हैं, और अगर शहर का ये हाल है तो फिर तो इदारों पर सवालिया निशान है राशिद साहब। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, मगर क्या कर सकते हैं, हमारी जहाँ जुरिडिक्शन है, हम फॉर एग्जांपल मैं वो डीएचए की एग्जांपल लेता हूँ। डीएचए हमारे अंडर नहीं आता, मगर पिछले साल जब बारिशें हुई पूरे शहर से पानी क्लियर हो गया था, मगर डीएचए में फिर भी खड़ा हुआ था। मगर उसमें हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हमने अपना अमला, चीफ मिनिस्टर साहब ने और मेयर साहब ने, उन्होंने सारा अपना अमला डीएचए भेजा, पंप्स वगैरह सब चीजें लगाई, और वो पानी खाली करवाया जहाँ खड़े हुए थे। उस पर हम भी सियासत कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते थे, हमारा तो जुरिडिक्शन नहीं बनती, मगर हम क्यों करें, या देखें, कंपेयर कर सकते थे कि देखें ये वो इलाके हैं जो हमारे अंडर नहीं आते, उनका हाल देखें, और जो हमारे इलाके आते हैं उनमें सब पानी साफ हो गया। वो उन चीजों पर हम गए नहीं। हमने बस, हम सेंट्रलाइज तरीके से कोशिश कर रहे हैं शहरियों को रिलीफ मिले और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। जैसे कि आवाम बाशऊर हो चुकी है, और वो अब काम जो करेगा उसी को वोट पड़ेगा, और आवाम भी समझती है, हम भी समझते हैं, बाकी पार्टी भी समझती हैं। तो मुकाबला आप देखेंगे, प्रोटेस्ट और ये सब चीजें चलती रहती हैं, बयानबाजी भी। आए फील्ड पे आके मुकाबला करें, काम करें, हमसे बेहतर काम आप करें तो 100 बिस्मिल्लाह वोट दे देंगे लोग आपको, आपका भी मैंडेट हो जाएगा। जैसे हुकूमत कल को आप बनाएंगे, अगर ऐसे ही आपने, अगर नहीं है तो 3 दफा हमने बनाई, 4थी दफा भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तकरीबन 17 सालों से तो खैर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है ही। सैलाब से मुतासर जो गुज़िश्ता साल के इलाके थे उनमें बड़ा काम करने का बताया गया था, तो कितना फीसद वहां पर काम हो गया है? कहाँ तक पहुंचे आप लोगों को रिलीफ देने में? देखिए, ये हमने इलेक्शन से पहले 20 लाख घरों का वादा किया था, और उस वक्त लोगों ने कहा था कि इलेक्शन की मुहिम है इनकी, एक भी घर नहीं मिलना है, और ये लोग जो है सिर्फ ये अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी गुजर गए, सब चीजें हो गई। 2.5 लाख घर अभी हमने बना के हैंड ओवर किए हैं लोगों को, जिसमें सोलर, एक तो उनका जो मटीरियल है वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक और रिसाइकिल्ड ब्रिक से बना हुआ है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर उनपे जो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर का हमने पैनल लगा के दिया, 3 बल्ब्स और एक फैन। तो रेजिलिएंट, एनवायरमेंटल, ग्रीन, और जितनी भी आइंदा भी जो आफत ऐसी नहीं आए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और उसकी भी कम चीजें जाए और चीजों को सोलर की तरफ लेके जाया जाए। जी बिल्कुल, 2.5 लाख घर ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ठीक, 2.5 लाख घर अभी तक आपने तैयार करके दे दिए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिंध में जो जराइम की शरह है जिसमें इजाफा होता जा रहा है, ये मैं सारी उस कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ जो 2024 के जो कैलकुलेशन अभी तक जो सामने आई है, इसी हवाले से आपसे बात कर रही हूँ कि इसके पेश नज़र जो जराइम की शरह में जो इजाफा हुआ है उसके पेश नज़र क्या इकदामात उठाए गए हैं और क्या आगे इकदामात उठाए जाएंगे? लाहे अमल की बात कर रही हूँ, क्या लाहे अमल है आपका? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, केयर टेकर हुकूमत जो है अपने तवील अरसे रही, जितना टाइम उनको रहना था उससे ज्यादा ही रह गई, और उसके बाद आपने देखा ये जराइम, पेशा नासर और ये सब चीजों में एक स्पाइक आया। जब हमें हुकूमत मिली, ऑलरेडी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और सब चीजें बहुत बढ़ चुकी थी। आप पहले 6 महीने में मीडिया ने बड़ी तनकीद भी हम पे की कि भाई ये स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग बढ़ गई है, डकैतियां बढ़ गई हैं, लोग सिविलियंस जो हैं, कुछ हादसे भी ऐसे हुए जिसमें वो शहीद हो गए।
मगर वो 6 महीने के बाद हमने ऐसा कंट्रोल किया है, SHO और पुलिस के नाके और स्नैप चेकिंग और सबको अकाउंटेबल ऐसा किया है कि अब उस चीज़ में अगर आप कंपेयर करेंगी तो काफ़ी वाज़े तौर पे कमी आई है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको मजीद भी बेहतर करें, मगर बेहतर हालात। ठीक है। अच्छा, अवामी मसाइल के हल के लिए अब जो अवामी मसाइल में वो बात कर रही हूँ कि जो सड़कों और नाज़रीन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मोहम्मद अली राशिद साहब से तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। साल 2024 अपनी तमाम तर रानाइयों और तमाम तर तकलीफ़ों के साथ साथ अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और 2-4 दिन ही रह गए हैं और इन 2-4 दिन के दौरान जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वही सूरत हाल है, जैसा आगाज़ हुआ था वैसे इख्तिताम होने जा रहा है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और मोहम्मद अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब देते हुए इस बात को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया कि जो आवाम की तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए हम पुरअज़्म हैं और जहाँ तक कोशिश हो सकेगी हम अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे और नए आने वाले साल को में ये कोशिश करेंगे ऐसे इक़दामात कर लें कि तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद अली राशिद साहब से दोबारा राब्ता कर सकें और मज़ीद जो उनके अज़्म हैं उन पर रोशनी डाल सकें। जैसे ही हमारा राब्ता होगा ज़रूर उनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मोहम्मद अली राशिद साहब से तो हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, लेकिन हमें मोहसिन काज़मी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन काज़मी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन काज़मी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। 2024 जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और जो सूरत हाल थी इंतखाबात के बाद की, ज़ाहिर है सियासी मंजरनामा और मुआशी हालात और अवामी चैलेंजेस, कैसे देखते हैं आप 2024 के साल को आवाम के लिए और एक तज्ज़ियाकार की नज़र से? इंशाल्लाह 2024 का जो साल गुजरा वो तो बहुत अच्छा साल तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही उसमें हमारे मुल्क के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहा और अदम इस्तेकाम भी रहा। महंगाई शदीद हुई, हादिसात बहुत ज़्यादा हुए, आप देखें सैलाब भी बहुत आया, यानी आवाम की परेशानी में मुसलसल इजाफा हुआ है। ये 2024 की रिपोर्ट से ये नज़र आ रही है हमें। बस लेकिन ये कि 2025 में मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्च से हमारे मुल्क के हालात में इस्तेकाम भी आ जाएगा, बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, तो जिसकी तवक्के अवाम कर भी रहे हैं इस वक्त, और उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट सामने आने होंगे और थोड़ा सा इस्तेकाम भी आएगा और थोड़ी सी मशीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मार्च 2025 की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मार्च 2025। चलें, ये तो अच्छी प्रिडिक्शन आपने कर दी, कुछ उम्मीद दिलाई, वरना जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहा है कि जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है, आगे आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी और पता नहीं क्या क्या। मोहसिन काज़मी साहब, आपने एक उम्मीद की किरण जगा दी है हमारे व्यूवर्स के दिलों में और हमारे दिलों में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आपसे जब बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि आपने सेंट्रल जेल का दौरा किया है, कुछ वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा, नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। बड़े तवील अरसे के बाद मेरा वहाँ पे विजिट हुआ, मैं जाता रहता हूँ और मैं जरा से इसलिए पोजीशन बता रहा हूँ कि इस वक्त आप देखें पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि जेल इस्लाहात के नाम पे आज ही आपके ऑर्डर भी हो गए और कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए। एक तो उन्होंने खवातीन की जेल अलग बनाने की ऑर्डर कर दिया है, दूसरे ये कि वहाँ जो जेल में कैदी होते हैं उनको ये सहूलत दे दी गई है कि आप ऑडियो या वीडियो इस्तेमाल करके अपने लवाहिकीन से बात कर सकते हैं। जबकि हमारे सिंध के अंदर हाल ये, अब सुनिए सिंध का हाल ये, सेंट्रल जेल की बात कर रहा हूँ
कि जहाँ 2000 कैदियों की गुंजाइश है वहाँ 6000 कैदी हैं। तो जाहिर है आपको पता है इसका प्रेशर जो है वो जेल की इंतजामिया को ऊपर आता है। दूसरी बात ये कि वहाँ ये सहूलत बंद कर दी गई है कि कैदियों को बाहर ले जाके कोर्ट में जाना पड़ता था और वहाँ हियरिंग होती थी, वो अपने अजीज अकारीब से बात कर लेते थे, वो भी बंद पड़ी हुई है, वो ऑनलाइन होती है। लेकिन कम से कम ये सहूलत तो इनको चाहिए। जो अभी बैठे होते अली राशि साहब होते तो उनके जरिए मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि हमारी सिंध की सरकार को ये मैसेज पहुंचे, और इनका बहुत तजुर्बा है जेल के अंदर रहने का भी है और वहाँ भुगतने का भी है। तो जरा इस बात का ख्याल करें, आप तो बाहर आ गए हैं, आप आज़ाद हैं, आप माशाल्लाह मुशीर बन गए हैं, वजीर बन गए हैं, लेकिन जो वहाँ पे लोग हैं तो ये सहूलत तो आप उन्हें देते हैं ना कि ऑडियो और वीडियो के जरिए वो अपने लोगों से राब्ता करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे कैदी, मैं आपको बताऊँ, वो एक तो वो होता है ना जो जेल का कैदी होता है उसको सजा याफ्ता कहते हैं, वो अलग बात है, अपनी सजा भुगत रहा है। एक वो है जो मुल्जिम है, अभी सजा नहीं भुगत रहा है वो, लेकिन सिर्फ इल्जाम में गिरफ्तार है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और आप यकीन जाने वहाँ मैंने देखा 7-7 साल से लोग जो है अभी तक मुल्जिम की हैसियत से वहाँ पे कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मुकदमे खत्म नहीं हो रहे। तो इनका तो ये पूरा बुनियादी हक बनता है कि ये अपने लोगों से गुफ्तगू कर सके। तो जरा ये पैगाम जो है आप सिंध सरकार तक पहुँचा दें, वज़ीर आला साहब इसमें तवज्जो दें थोड़ी सी, और ये काम करें, ये इंशाल्लाह इन सब के लिए बेहतर है, क्योंकि इनके भी कारकुन वहाँ पे मौजूद होते हैं और पार्टियों के भी कारकुन मौजूद होते हैं। ये एक पॉजिटिव काम है जिसे हर आवाम अप्रिशिएट करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त कहा। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस चीज़ पे बड़ा फोकस करती हैं कि जेल में जो लोग कैद हैं उनके भी हुकूक हैं, और बेशक के वो मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जो इंसानी हुकूक हैं वो रखते हैं। अच्छा मोहसिन काज़मी साहब, जो आपने ये तो बता दिया कि 2025 के मार्च में तब्दीली आने वाली है और बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, मुल्क मुआशी तौर पे बेहतरी की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये तब्दीली की कौन सी किस्म के बारे में आप कर रहे हैं, कुछ हुकूमत के लिए खतरात का इशारा तो नहीं है? अच्छा देखिए, बात ये पॉलिटिकल चेंजेस तो है, ये यकीनी तौर पे ये पॉलिटिकल चेंजेस होगी उस वक्त जो शुरू होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है तब्दीली से जरूर है, तब्दीली होनी है। हेलो जी काज़मी साहब, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। अच्छा, तब्दीली होनी है और इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे, और मुझे लग रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी मुख्तसर वक्त के लिए, मामला तय हो जाएंगे इनके, और पीटीआई के मामला भी तय हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, बस ये तो अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये कि एक थोड़ी सी माइनस खबर जो है, चूंकि ये खबरें हैं और खबरें जो हमारी होती हैं या प्रिडिक्शंस होती हैं, ये 100% तो हम नहीं कह सकते, तो अल्लाह की जात जानती है। लेकिन हमने देखा कि कम से कम इसमें यह आ रहा है कि 2 अहम सियासतदान की अपनी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी और हम उनसे महरूम हो जाएंगे। और इसी तरह 2 और शख्सियतें हैं, उनके नाम मैं किसी के नहीं लेना चाहता, वो अहम शख्सियतें जो है गैर सियासी हैं लेकिन मकबूल हैं। इनके दुनिया से खुदा न करे जाने के बाद या हयात मुकम्मल होने के बाद इस मुल्क के ऊपर जरा थोड़े से असरात पड़ेंगे। तो ये आवाम ज़हनी तौर पे तैयार रहे, इसके अंदर ये होता रहता है, हर साल होता है, हर साल ये वाक़या होता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कि बस पूरी तवज्जो ये दी जाए कि आवाम अल्लाह से भी दुआ करे कि हमें ऐसे हुक्मरान अता करे परवरदिगार कि जो हमारे मुल्क से तामीर नौ का जज्बा रखते हों, वतन की तामीर में वो सरशार हों और ईमानदार हों और करप्ट ना हो, ताकि पाकिस्तान जो है बहुत पीछे जा चुका है, इसको हमें आगे लेके जाना है। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं कि 2025 में बहुत तेजी के साथ ये मुल्क जो है आगे बढ़ना शुरू होगा। बस दुआ करें कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए और किसी किस्म की कोई जो है मनफी रुकावट पैदा ना हो। अच्छा काज़मी साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो मुआशी आशारिये जो हैं वो मनफी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी यही कहती है कि मुल्क जो है तरक्की करे। आप अता तारड़ साहब का बयान सुन लें या वैसे किसी जो आला हुकाम है उनका बयान सुन लें, वो यही कहते हैं कि मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये उसी का तसलसल होगा? नहीं, ये जो
खतरा, ये जो इस वक्त हुआ है, ये कहते हैं ना कि माशी आशारी हमारे बहुत अच्छे हो गए, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रही है, अतातारण साहब भी कहते रहते हैं कि 38% महंगाई जो है 5% पे आ गई है, ये कहते हैं जी। लेकिन सर आप मार्केट में जाए, बाजार में जाए, कोई अनाज सस्ता हुआ हो बता दें आप मुझे, कोई खुर्दनोश की शय सस्ती हुई हो आप बता दें, पेट्रोल सस्ता हुआ हो तो आप बता दें, तेल या गैस बिजली सस्ती हुई हो तो आप बता दें, कोई चीज सस्ती नहीं हुई है, बल्कि अभी भी महंगाई की तरफ जा रही है। तो ये कौन सा आशारिया है, आपका इशारा है कि आप कह रहे हैं कि मुल्क की माशियत बेहतर रहेगी? ये सिर्फ इसलिए बेहतर नजर आ रही है कि इन्हीं ने बैंक में जो पैसा था उसका 20% सूद देते थे, जो खींच तान के वो जो है 9% पे और 19% पे या कम पे ले आए, उसकी वजह से ये हुआ कि थोड़ा पैसा बैंक से निकल के बाहर आना शुरू हो गया, वो आपके स्टॉक मार्केट में चला गया। लेकिन आप बताइए कि इसके अंदर एक भी इंडस्ट्री लगी हो कराची के अंदर या पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर, कहीं सनतकारी शुरू हुई हो तो आप बताइए, कहीं प्रोडक्शन शुरू हुई हो तो बताइए। अभी आप देखिए किसान रो रहा है कि उसने कहा हमने गंदम पैदा कर दी है, 3200 रुपए पड़ रही है, गवर्नमेंट कहती है हम 2800 लेंगे, तो आपके सामने ये सारे मौजूद है, ये तमाम इशारे। आम आदमी ये नहीं समझ सकता इन बातों को, क्योंकि आम आदमी जब समझेगा जब उसे कल बाजार में जाके कोई चीज सस्ती मिलेगी, उसको तो अभी तक वही मिल रही महंगी, बल्कि उससे ज्यादा महंगी मिल रही है। बिल्कुल मोहसिन काज़मी साहब, जो देसी अंडे हैं, अभी खबर सुन रहे थे हम कि देसी अंडे जो हैं वो 800 रुपए फी दर्जन हो चुके हैं, और जो सब्जियां हैं वो मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके तो क्या ही कहने। चिलगोजा 24,000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है काज़मी साहब। जी, अब आप बताइए, चिलगोजा तो आप उस नौबत पे आ गया कि आप तोले के हिसाब से खरीदेंगे। आप उसे आप वो छिटाक और पाव के हिसाब से नहीं ले, वो गरीब आदमी तो खा ही सकता है चिलगोजा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो निकल गया। मेरा कहने का मकसद, जो साहब भी वजारत खजाना को संभाले हुए हैं और जो लोग इससे मुंसलिक है, वो जरा जहन में बैठे हैं। वो हमारे मुल्क की जो है 10 करोड़ की आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। आप उधर तवज्जो दें। एक घर का बजट जो है, जो आदमी जिसकी तनख्वाह थी 50,000, बेचारा अपना किराया भी देता था, बच्चों की फीस भी देता था, फिर भी हैंड टू माउथ रहता था। आज उसका खर्चा जो है 1.5 लाख में पहुंचा हुआ है। वो परेशान है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक घर में अगर खातून रहती थी उन्होंने भी जॉब शुरू कर दी। इतना प्रेशर अवाम पे आपने डाला हुआ है, और 40 से 45 लाख आदमी जो है मुल्क से बाहर चला गया। वो क्यों गया है? वो इसीलिए गया। और ये जो बाहर चले गए वो बाहर से पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे आपका रिमिटेंस आ रहा है, उस रिमिटेंस से आपके मुल्क की मशीयत बेहतर हो रही है। इसमें इस हुकूमत का कोई कारनामा मुझे नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का कारनामा जब ये आएगा जब ये यहाँ के ताजिरों को सहूलत देंगे, सनतकारों को सहूलत देंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और चीजों को सस्ता करेंगे। इनमें से कोई काम नहीं हो रहा है। इनके अखराजात देख ले, आप देखें जिनकी 74,000 तनख्वाह थी उनको आपने 2 लाख कर दी, जिनकी 2 लाख थी उनकी 5 लाख कर दी, जिनकी 5 लाख की उनकी 15 लाख। ये पंजाब की खबर है, आप सबने सुन ली होगी। तो आप बताए कितनी शर्मनाक बात है, ये पूरी दुनिया देख रही है। IMF वाले भी सोचते होंगे ये कौन सा मुल्क है जिसको हम ऐड दे रहे हैं कि इस तरह ये अपने मुल्क के अंदर जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। तनख्वाहें बढ़ाने का भी एक रेशो होना चाहिए ना, कम से कम कि आप 50% बढ़ा दें, 30% बढ़ा दें, 400%, 200% बढ़ा रहे हैं, तो ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। इसी वजह से गुर्बत की लकीर में नीचे और ज्यादा इजाफा हो रहा है। उसकी वजह ये है। बिल्कुल काज़मी साहब, और ये तनख्वाहें सबकी नहीं बढ़ रही हैं, तनख्वाहें एक मखसूस तबका है जिनकी बढ़ रही हैं, वरना तो यहाँ पर आवाम को तो तनख्वाहें मिलने के भी लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 शुमार साहब, आप बिल्कुल सही कह रही है। आप आज की खबर सुन लीजिए कि ऐलान किया है कि जो सरकारी मुलाजिम 50 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। आप देखें ना, जो 65 पे रिटायर होता था उसको आप 50 साल पे रिटायर कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको बेरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इतनी तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय तवाज़ुन पैदा करें तनख्वाहों के अंदर। और सर जी, कुछ जगहों पे इतनी मिसमैनेजमेंट है कि जिसे 60 साल में रिटायरमेंट का लेना था, रिटायरमेंट ले लेनी थी, वो 70 में भी नहीं हो रहा शायद।
जी, अब ये हाल है। और दूसरी है कि मुल्क के अंदर आदल और इंसाफ का निजाम खुदा के वास्ते लेकर आए। ये जो है आपस में रिश्तेदारियों के ताल्लुकात की बिना के ऊपर लोगों को नौकरियां देना और रिश्वत के जरिए लोगों का काम करना, ये मुल्क के लिए बहुत जहर कातिल है। अभी कल ही कायदे आजम का हमने 148 एनिवर्सरी उनकी जो है वो यौम पैदाइश का कल, बिल्कुल यौम पैदाइश मनाया। आप देखें कि उनके फरमुदात पढ़ने कि वो इस मुल्क को कैसे चलाते थे, कि उन्होंने एक चाय की प्याली अलाउ नहीं की थी ऑफिस के अंदर पीने की। वो ये नहीं चाहते थे कि खर्चा बढ़े। और अभी आप खर्चा देख रहे हैं, इनके दौरे देख रहे हैं आप। अब होगा क्या, जब भी हुकूमत चेंज होगी, आज नहीं तो कल होगी, जब भी जो हुकूमत आएगी ये हिसाब से पूरी तरह लिया जाएगा कि जो आपने इतने दौरे किए हैं कि एक महीने में 3-3 मुल्क आप जा रहे हैं और इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। तो जरा इन बातों के ऊपर तवज्जो दे। वो वही जहन लाए जो बेनजीर भुट्टो का जहन था। आज उनकी विलादत का दिन है, इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। वो भी इस जहन की थी कि गरीबों का बहुत सोचती थी। जुल्फ़िकार भुट्टो था जिसने पाकिस्तान को बनाने में बड़ी खिदमत की और बड़ा काम किया। ये सब चीजें, बल्कि मैं ये कहता हूँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में जो हुकूमत की है वो इतनी बुरी हुकूमत नहीं थी उनके दौर में भी। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी, बस उनसे गलती ये हो गई कि अगर इस इलेक्शन में हार मान लेते तो उनकी सियासी जो उनका कैपिटल था वो महफूज रहता। वो हार ना मानने का नुकसान ही, वो हुकूमत तो मिल गई, सियासी कैपिटल आपका चला गया, अब आपके पास पब्लिक नहीं रही। ये गलती तो आपने खुद की है, पर नेचर से आपने हुकूमत की और आपकी एक इज्जत थी, एक हैसियत थी और आपके पीछे लोग मौजूद थे। ठीक। अच्छा मोहसिन काज़मी साहब, ये तो आपने ओवरऑल पूरी जो सियासी सूरत हाल थी उस हवाले से बात की, हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत के आने वाले दिनों के हवाले से प्रेडिक्शंस भी आपने दी और बड़ी वैल्यूएबल आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं। इस बारे में भी जरूर फरमाइएगा कि ये सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी रही 2024 में वो क्या रही, अब जबकि वैसे ही सिंध हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15-17 सालों से है, अब जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रही, सदर भी इनका है पीपल्स पार्टी का, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का, मेयर भी पीपल्स पार्टी का, लेकिन शहर में ऐसी कोई चीज कहीं पे मुकम्मल नजर नहीं आ रही है। तो इस कारकर्दगी को कहाँ रखेंगे आप, किस खाने में फिट होती है ये कारकर्दगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है सिंध में वाकई पीपल्स पार्टी का राज है और एक जमाने से ये राज चल रहा है। आज भी इनकी हुकूमत है, इन्हीं के हाथ में इख्तियार है, कदम इनके पास है। मुझे बड़ा खुशी होती है कि अब बसें चल रही आ रही है, नई नई बसें आ रही हैं, आप लेकर आ रहे हैं, रोजाना खबरें आप देते हैं बसों की, और थोड़ा बहुत कहीं खुदाई वुदाई भी शुरू किया। जरा शहर का हाल तो जाके देखें कि तमाम बरसाती नाले टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, हर जगह खुदाई की हुई है। कम से कम इस पर तो तवज्जो दें कि अगर आपने वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो लोगों का स्पेस तो बंद ना करने दें ना। आप जाके करीमाबाद का वो अंडरपास देखें, 2 साल से आपने खोद के रखा हुआ है, काम तो उसमें 1% नहीं किया आपने, तो क्या जरूरत थी आपको खोदने की? और सबसे बड़ी बात है, मैं सिंध गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ कि करीमाबाद में अंडरपास बनाने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए कि वो छोटी सी सड़क है, उसके लिए अंडरपास थोड़ी बनता है। अंडरपास तो वहां बनता है तभी सड़कें होती है जहाँ पे रश होता है। ये सब चीजें हैं अपनी जातियात के लिए है, तो ये जातियात से हटना चाहिए, इनको आवाम का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, कौमी मफाद पे काम करना चाहिए, ना कि जाती मफाद पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। इनसे बात करेंगे, कानूनी माहिर है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली ताहिर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपको खुशामदीद कहेंगे बैरिस्टर साहब अपने प्रोग्राम में। जो 2024 का साल गुजरा है बड़े एहतजाज मुजाहिरों का, और आपकी जो पार्टियां थी उनकी जानिब से भी बड़े कहा गया कि बड़ी हमने कुर्बानियां दी हैं, बहुत मेहनत की है, बड़ा काम किया है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इस साल को सियासी माहौल में और मुआशी माहौल में? देखिए, दिस is a very sad year for Pakistan. This was a year of political instability. आपने देखा कि जनवरी में जो मुल्क में पोलराइजेशन रही, माहौल रहा, एक सियासी जमात से आपने सिंबल छीन लिया और सारी लीडरशिप को अंदर करके कहा कि आइए अब इलेक्शन लड़िए।
फिर 8 फरवरी को जो मैंडेट की चोरी हुई, ये इस तरह से साल शुरू हुआ और वहां से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर शुरू हुई। और आज भी आपने देखा कि 60 और लोगों को पाकिस्तानी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि ये लोग गिल्टी हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर ही ये साल एंड हुआ। हालांकि उम्मीद तो ये थी कि चूंकि मुज़ाकरात चल पड़े हैं तो स्टेबिलिटी आएगी और शायद कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी CBM जिनको हम कहते हैं वो दोनों पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे। लेकिन नजर ये आता है कि ये इंस्टेबिलिटी कहीं जाने को नहीं है। हम तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर स्टिक कर रहे हैं और मेरे ख्याल में 2024 एक ऐसा साल याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में कि जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी जहां पे ये दुआ है और ये उम्मीद है कि दोबारा पाकिस्तान जो है यहाँ पर ना आए। और लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट कि 2025 में हम अपनी सेंसेस में आए और हम सब ये रियलाइज करें कि हम सबसे बड़ा ये मुल्क है और इस मुल्क के लिए हम कुछ करने की तरफ जो है वो आए। आप देख लीजिए जिस तरह से बैनुल-अक़वामी दबाव पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और फिर जिस तरह की हमारी अपनी कुछ हरकत हैं जिनकी वजह से कंडेमनेशन आ रही हैं, प्रेशर आ रहा है और रीजन के अंदर हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं है। चाइना ने CPEC को स्लो डाउन किया है बल्कि तकरीबन रिवर्सल की तरफ बात जारी है। और ईरान के साथ भी हमारे बॉर्डर स्कर्मिशेस 2024 में रहे हैं। टेररिज्म के हिसाब से भी बहुत सानिहा दहशतगर्दी के वाकयात इस मुल्क के अंदर हुए हैं। हमारी जो अफवाज हैं उनके बहुत से लोगों ने उस शहादतें जो हैं वो उनको हुई हैं, लेकिन आइडियल तो ये था कि ना होती और बहुत से सिविलियंस ने भी जो है नजराना दिया है। तो टेररिज्म के हिसाब से भी ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं इस पूरे साल के आउटलुक में ये देखता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हर तरह से ये साल पाकिस्तान पर बड़ा हावी रहा। बट लेट्स हैव अ मोर पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स 2025 एंड लेट्स होप कि 2025 में चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, 2025 में चीजें बेहतर कैसे होंगी? क्या गवर्नमेंट की जो बेसिक्स हैं वो शेक हो रही हैं? मैं सॉरी आपका सवाल सुन नहीं सका। मैं पूछना चाह रही हूँ कैसे हालात बेहतर होंगे? क्या गवर्नमेंट की जो बेसिस हैं वो शेक हो रही हैं? कुछ गवर्नमेंट लड़खड़ा रही है? ये देखिए, लड़खड़ाती गवर्नमेंट तो ये है ही क्योंकि बैसाखियों पे आई रही है। एंड माई अपॉलॉजीज फॉर द क्रूड लैंग्वेज, लेकिन इसको कहने का और कोई बेहतर तरीका है नहीं कि उन्होंने एक फॉर्म 47 के इलास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है तो अब वो साथ उसको भी संभाल रहे हैं, साथ बैसाखियों को भी संभाल रहे हैं और उस वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं चल पा रहा। तो जब तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है उनको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जिन्होंने यहाँ पे जीना है, यहाँ पे मरना है, जिंदगियां यहाँ गुजारनी है, शादियां यहाँ करनी है, कारोबार यहाँ करने हैं, नौकरियां यहाँ करनी है, प्रॉपर्टीज यहाँ लेनी है, जीना यहाँ पे है, मरना यहाँ पे है, उनको जब तक आप स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। और एज पाकिस्तानी हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी तो आती है कि हम अपने ही लोगों के ऊपर जिस तरह के काम कर जाते हैं उससे जरा थोड़ा सा इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये जो मिलिट्री ट्रायल्स का आज 60 और आप लोगों ने कर दिए हैं, ये मिलिट्री ट्रायल हमने वो जो पायलट इंडिया से आया था अभिनंदन, उसका तो हम नहीं देख सके। तो क्या ये सवाल बनता नहीं है फिर कुलभूषण यादव को आपने ये राइट दे दिया कि वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन हाईकोर्ट में फाइल करे, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के जिनके मिलिट्री ट्रायल्स हुए उनके पास ये राइट नहीं है। तो हमारा एक सवाल तो बनता है ना कि अगर कुछ प्रोटोकॉल्स हम बाकी लोगों को, मुल्क के गैर मुल्की लोगों को देने को तैयार हैं तो वो अपने बहन भाइयों को देने को तैयार क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे आगे मूव फॉरवर्ड करना मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि एक बहुत बड़ी तादाद जहाँ पे ऐसी है पाकिस्तानों के नौजवानों की जो इस मुल्क से जाना चाहती है और वो हर तरह का अली ताहिर साहब तकरीबन 45 लाख से जायद जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, प्रोफेशनल्स जा चुके हैं, 10-12 लाख वो भी आप देखिए कि लोग ऐसे रूट से जिन पे पता है कि सर्टेन डेथ है। 10 करोड़ जी 10 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। मुआशी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ये 2024 का जो साल रहा है ये महंगाई का बदतरीन साल रहा है। आप एग्री करेंगे इस पर? जी बिल्कुल 100%। और तभी मैं कह रहा हूँ
कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को स्ट्रेटन अप करना पड़ेगा। हमारा जो यूथ है उसके अंदर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, वरना अदरवाइज इस वक्त तो कॉन्फिडेंस शटर्ड है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, इमिग्रेशन जो है वो तेजी से जारी है, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अरूज पर है। आपकी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे जैसे लोग भी इस मुल्क के अंदर हैं जो ये सोचते हैं कि जो भी हैं इस मुल्क से ही हैं और इस मुल्क के लिए ही हैं और हम इंशाल्लाह इस मुल्क को रीबिल्ड करेंगे। ये स्पिरिट तो कम से कम हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपनी बात इस मुल्क में मनवाएंगे भी, इस मुल्क की हुकूमत हम चलाएंगे भी और हम इस मुल्क को ठीक भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि 2025 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे खुशाइंद होगा, अच्छी खबरें लेके आएगा, तो आप वो सूरत हाल बनती देख रहे हैं? क्योंकि जो करंटली जो सिचुएशन है उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि सियासी मामलात से लेकर मुआशी जो सूरत हाल है वो डिक्लाइन ही हो रहा है। जी देखिए, इसका पहला स्टेप तो ये है कि लोगों की बिल को मान लिया जाए, अपनी ईगोस को उससे पर्दा कर दिया जाए। लोगों ने यानी सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। जी मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ मुआशी नहीं, इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा ही तब जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब वो किसी भी सेक्टर से आप देख लें, वो फॉरेन पॉलिसी देख लें, वो लॉ एंड ऑर्डर देख लें, टेररिज्म देख लें, इकोनॉमी देख लें, जिस चीज को भी आप देख लें, आपका स्टेबिलिटी इस मुल्क में सिर्फ एक सूरत में आ सकती है, वो ये कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले आए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का एक ही तरीका है कि खल्के खुदा जो कह रही है, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, उसको मान लिया जाए। जो इस मुल्क के असली स्टेक होल्डर्स हैं जो वोट लेकर आ रहे हैं, उनको फॉर्म 47 पे हराकर और उसके बाद जो है वो जबरदस्ती हुकूमत मुसल्लत करने के बजाय आप उनको जगह दें, टेबल के ऊपर बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और देखें कि इस पाकिस्तान को, हम सबका पाकिस्तान है, इसको कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, तो कुछ कानूनी इस्लाहात भी होने जा रही हैं? जी, ये एक अवर लेजिस्लेटेड मुल्क है। मुझसे अब अगर कोई ये सवाल पूछता है तो एज अ कानून बना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि कितने कानून आप और बनाएंगे। मसला इज विद द इम्प्लीमेंटेशन। कानून तो आपके पास अमेरिका और यूरोप से ज्यादा अच्छे कानून है और मैं आपको टेबल पे बैठ के ये साबित कर सकता हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में हमसे माहिर कोई नहीं है। हमने जितने दुनिया के अच्छे अच्छे कानून थे वो सारे कॉपी पेस्ट कर हमने यहाँ डाल दिए हैं। बट द प्रॉब्लम इज विद द इम्प्लीमेंटेशन। और जिस दिन इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चीजें चलना शुरू हो गई तो वील सी कि दिस विल कंट्री विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, कारसाकों के अंदर एक खातून ने 2 लोगों को कुचल दिया, मार दिया। क्या बना उस केस का? कुछ पैसे देकर वो चली गई। जब तक ये चलता रहेगा ये मुल्क किसी तरफ जाने थोड़ी वाला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो है ना जो थोड़ा सेफ साइड देती हैं। मतलब वो दियत का कानून है, उन्होंने दियत दी और एक्सेप्टेंस हुई और वो सॉर्ट आउट हो गया मामला। ये भी तो है दूसरी साइड पे। ये लाकानूनियत है। इसी कानून के तहत अमीर गरीब के ऊपर अपनी हाकमियत इस मुल्क में बनाए बैठा है। पैसे वाला कानून को कुचल देता है, लोगों को कत्ल कर देता है और फिर कहता है कि दियत का कानून है। बैरिस्टर साहब, कुछ नए इंतखाबात के हवाले से भी बताइए। कुछ खबरें आ रही, कुछ आवाजें आ रही, शायद नए इंतखाबात होने जा रहे हैं आइंदा आने वाले साल में। फिर नए इलेक्शन को करते। इसके अलावा तीसरी तो कोई सूरत नजर नहीं आती, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट, इंक्लूडिंग कि वो लोगों को किसी तरह उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर ले, नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, या तो मैंडेट वापस करना पड़ेगा जो चोरी किया था, या फिर नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी 8 फरवरी का जो इंतखाबात हुए थे, अब 1 साल बाद फिर अगर इंतखाबात होते हैं तो वही 50 अरब 60 अरब फिर उसमें लगाया जाए, वही आवाम के हुकूमत के खजाने से अवामी टैक्स के पैसों को, और फिर से अगर रिजल्ट वही आया तो फिर क्या गारंटी है कि अब साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे? देखिए, ये पैसे तो आप उनकी जेबों से निकलवाएं जिन्होंने इस मुल्क में इलेक्शन चोरी किया है। और बाकी आपकी बात ठीक है, इतना पैसा इस मुल्क का जाया कर दिया है। अगर यही फॉर्म 47 ही बनाने थे तो पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी? फॉर्म 47 बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, साल 2024 के हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। कैसा साल ये रहा, सियासी सूरत हाल क्या रही, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से और तज्जियाकारों से हम बात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं। ख़ास तौर पर हम जो मुआशी सिचुएशन रही उस हवाले से भी हमने राय जानी और सूरत हाल यही रही कि 2024 का जो साल था, तमाम सभी तज्जियाकारों ने और सभी रहनुमाओं ने ये बात, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि 2024 का जो साल था वो खासा चैलेंजिंग रहा और ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आवाम के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा ये साल, और हर दिन एक नया चैलेंज सामने आता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात अभी होगी और तज्जियाकारों से हम राब्ता भी करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ मुआशी हवाले से बातचीत करेंगे कि मुआशी सूरत हाल क्या रही। राशिद सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद सिद्दीकी साहब। जी राशिद सिद्दीकी साहब, बताइएगा कैसे देखते हैं आप साल 2024 को मुआशी हिसाब से? मुआशी क्योंकि और पाकिस्तान की मैशत बहुत बड़ा बुरा रहा कि इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा जिस हिसाब से जितनी तेजी से सूद बढ़ा और 24 से 25% के ऊपर सूद आ गया, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला आया और बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई। अच्छा, फिर इसी साल के अंदर जो इलेक्ट्रिक के रेट से वो भी बहुत ज्यादा मतलब काफी बढ़े। फिर इसी 2024 के साल के अंदर जो एक लेबर की अपना मिनिमम वेज थी वो भी बढ़ गई और फिर 2024 के अंदर जो एक रिसेशन था, ये एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन था और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में रिसेशन था, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट गई और इम्पोर्ट के ऊपर भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो डॉलर के मसला है इम्पोर्ट वगैरह बंद हुई। जी पॉइंट जो स्टेट बैंक का जो रेट था वो इतना हाई रहा, उसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत थी वो पूरे 2024 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर के अंदर गई है। जी अच्छा, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा था राशिद सिद्दीकी साहब, लेकिन हमने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट ने इसी साल में 1 लाख से ऊपर 100 इंडेक्स चला गया इसका, तो ये मजबूत आशारिया नहीं है मुआशी इस्तेहकाम के? देखिए, मजबूत आशारिया जो होता है वो स्टॉक मार्केट से नहीं होता है। जो दुनिया की जो मैशत चलती है, दुनिया की जो मैशत होती है वो वहाँ की एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है और वहाँ की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो स्टॉक मार्केट चली वो क्यों चली, कैसे चली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होती है वो जॉब को क्रिएट नहीं करती है, वो जो मतलब बेरोजगार लोग होते हैं उनको रोजगार फराहम नहीं करती है। जब इंडस्ट्रीज चलती है तो इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है कि लोगों के लिए रोजगार का मुहैया और होते हैं और जितने एम्प्लॉयज आप बढ़ाते हैं उतना टैक्स आपका ऊपर आ रहा होता है और मैशत देखी जाती है हमेशा आपके एक्सपोर्ट के ऊपर और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी सनत होती है उसके ऊपर देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी ग्रोथ आई। तो अगर उसमें ग्रोथ आती, जो टेक्सटाइल वाले हैं जितने एक्सपोर्टर हैं अगर उनके ऊपर ग्रोथ आती, टावल की एक्सपोर्टर हैं अगर उनके ऊपर ग्रोथ आती, हम पैकेजिंग के एक्सपोर्टर हैं हमारे पर ग्रोथ आती, तो उससे जो पाकिस्तान की मैशत का एक अंदाजा होता है कि हाँ भाई इसके अंदर प्रेशर है या नहीं है। तो क्योंकि उन सेक्टर के अंदर आपको कहीं पे ग्रोथ नजर नहीं आई, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो इतने प्रेशर में रही कि मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर बेतहाशा इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई। ठीक है। अच्छा राशिद सिद्दीकी साहब, आप देखते हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में कामयाब रही है? क्योंकि हुकूमती एहलकार, हुकूमती नुमाइंदे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स पे चली गई है और लोग बहुत खुशहाल हैं, महंगाई का जो रेशो है वो काफ़ी कम हो गया है, 38% से 9% पे आ गया है, तो इसलिए मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो बिल्कुल मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है
और हम लोग की 2-3 दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने हमसे जितने वादे करे थे वो सारे के सारे वादे मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमको कहा था कि बेस पॉइंट हम आपका इतना इतना कम कर देंगे, जितने उन्होंने वादा करा था उतना कम हो गया। और उन्होंने कहा था 2025 के अंदर हम इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, वो भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि हम बिजली के जो आपके प्राइसेस हैं उनको हम नीचे लेके आ देंगे, तो वो भी मुझे नीचे आगे आने वाले टाइम पे नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो उनकी उन वजूहात की वजह से एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जो एक सनतकारों में जो एक मायूसी बहुत अरसे से बढ़ी हुई थी वो अब काफी हद तक जो है यकीनी सूरत हाल के अंदर बदल गई है। और मुझे लग रहा है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है अगर ये कंटिन्यू ऐसी रही तो हमारी जो मैशत होगी वो आने वाले साल में 2025 में बहुत बुलंद होगी। अच्छा, अगर मईशत को इस्तेहकाम हासिल हो जाता है तो आप समझते हैं कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए भी बहुत जरूरी है कि माशी इस्तेहकाम हो, तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी, इसका मतलब है? देखिए, मैं तो कहूँगा जरूर कि इस वक्त हुकूमत कामयाब है। हुकूमत ने बहुत सारे, जिस वक्त हुकूमत ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े प्रेशर में थे और एक ऐसे वक्त में संभाली थी जिस वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात थे, और एक ऐसे वक्त में उन्होंने हुकूमत संभाली थी जिस वक्त लोग हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद इतने चैलेंजेस हालात में आके उन्होंने हुकूमत संभाली और जितनी तेजी से उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करा, जितनी तेजी से उन्होंने मुल्क को मतलब मईशत को इस्तेहकाम दिया, जितनी तेजी से उन्होंने सूद वगैरह नीचे करे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी एक ये कामयाबी है। और अगर इसी तरह से वो चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर इस हुकूमत के जितने अच्छे मतलब कदम है, तो जितनी एक लोगों के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल आ गई थी और जितना लोग हुकूमत से समझ लें कि एक तरह से मायूस हो चुके थे, वो सारी मायूसियां जो है अब यकीनी सूरत हाल में जा रही है और लोगों को जी ठीक है। बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मोहसिन काजमी साहब के आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब के आपने हमें वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली राशिद साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आवाम बहुत बाशऊर है और आवाम सब जानती है, हुकूमत को ये जरूर मालूम होना चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।